बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आपने देखा पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया अगेंस्ट बांग्लादेश टी20 सीरीज में, और उसमें हमने क्या खोया क्या पाया, इस पर बातचीत जारी थी। और कप्तानी की बात की गई। इससे पहले दोनों अहमद साहिबान जो कह रहे थे कि सलमान अली आगा, एक ने कहा कि उनको फौरी तौर पर ओडीआई पर रिप्लेस नहीं करना चाहिए, एक ने कहा कि कर लेना चाहिए, उनमें इतने गट्स हैं कि वो ओडीआई टीम भी लीड कर सकते हैं। तो अहमद सईद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे कप्तानी को? सलमान अली आगा की पहली बात तो ये है कि इट्स टू अर्ली कि हम सलमान अली आगा को जज करना शुरू कर दें। अभी वो सिर्फ 2 सीरीज खेले हैं। मैं सलमान अली आगा का बतौर प्लेयर बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। खास तौर पर मैं उनकी जिस क्वालिटी को अप्रिशिएट करता हूँ वो ये है कि वो ना सिर्फ ओडीआई और टी20 के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट को भी बहुत अच्छी तरह और बहुत संजीदगी से खेलते हैं। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर भी जाकर उन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान को जो है वो रन बनाकर दिए थे। तो गट्सी प्लेयर हैं, बहुत एक अच्छा करैक्टर हैं, गुफ्तगू भी बहुत शानदार करते हैं, मामलात को टैकल करना भी बहुत अच्छा होने आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि लगता ही है कि शायद उन्हें चेयरमैन पीसीबी का एतमाद भी उस तरह से हासिल हो चुका है जिसकी बुनियाद पर जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि वो दूसरे फॉर्मेट के अंदर आएंगे। और अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे ये कहने दीजिए कि सलमान अली आगा भी शायद कहीं ना कहीं चेयरमैन के यस मैन लगते हैं कि उनकी हर बात जो है वो मानी जा रही है। होता असल में ये है कि मतलब जब चेयरमैन जिस तरह से हमारे यहाँ सियासी तकर्रियाँ होती हैं पीसीबी में, तो चेयरमैन को जब भी कोई ना कोई अपना काम करवाना होता है टीम के अंदर, तो वो डायरेक्ट फिर कप्तान से ही जो है मुशावरत की जाती है ऐसे मौके पे अंदर। तो उसके लिए जरूरी है कप्तान को भी स्ट्रेंथन किया जाए। तो सलमान अली आगा अगर और सलमान को अगर आपने जज करना है तो उसको फिर 6 महीने बाद जज कीजिएगा, जब वो आयरलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सीरीजें खेलने के बाद बड़ी टीमों का अगेंस्ट खेलेंगे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। अगर वो जी हाँ, वेस्ट इंडीज के अंदर पाकिस्तान को सीरीज खेलनी है। उससे पहले फ्लोरिडा में 3 टी20 खेलने हैं पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से। तो अगर सलमान अली आगा और माइक हेसन का ये जो प्लान है, इसको अगर आपने जज करना है, इसके नताइज बरामद होते हुए देखने हैं, और आपने अगर ये देखना है कि ये लोग कितने ईमानदार हैं अपने स्ट्रेटेजी बनाने के अंदर, तो जरा वेट कर ले। मैं 6 महीने के अंदर ये बात सामने, और मैं चाहूंगा कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फ्लरिश करे। मैं चाहूंगा कि ये जो फार्मूला लेकर आ रहे हैं वो चल जाए। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह, अल्लाह करे। अहमद कुरैशी साहब, बैटिंग की तो हमने बात की, बॉलिंग में बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने स्पिन डिपार्टमेंट की बात की। एक टाइम था कि हमें लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। टॉस जीतकर हम फौरी जो थे वो बैटिंग करते थे, क्योंकि हमें बॉलिंग पर एतमाद था कि जितने भी रन बनाएंगे उनको हमारे बॉलर जो है वो डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, एक ऐसी डिप आई कि हमारे बॉलर्स की ऐसी धुलाई शुरू हुई कि जनाब हर ओवर में टी20 फॉर्मेट में ले लिया जाए तो 25-26 रन एक मामूल बन गया। और ओडीआईज में बात कीजिए तो 90-95 रन पड़ने लग गए अपना कोटा पूरा करते करते। तो अब कल और परसों मैचेस हमने देखा, ये सेकंड और थर्ड मैच में 8 बॉलर यूज किए, फिर 7 बॉलर्स यूज किए। माइक हेसन कहते हैं कि जनाब हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए हैं, जरूरत के मुताबिक बैटिंग लाइन और बॉलिंग में अपनी कारकर्दगी जांची है। तो ये उसी सारे प्रोसीजर के तहत ये इतने ज्यादा बॉलर्स ट्राई किए, किसी से 1 ओवर, किसी से 2 ओवर। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा है उसी प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन करने की उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि देखें हमजा, जब बांग्लादेश या छोटी टीम्स के अगेंस्ट आप खेल रहे होते हैं तो आपके पास जो मार्जिन होता है ना एक्सपेरिमेंट्स करने का, वो बहुत ज्यादा होता है, रादर देन कि आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट्स करें, वो भी तब जब ऑलरेडी आप न्यूजीलैंड से 4-1 से हार चुके हों। सो आई थिंक ये जो एक कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश की है, ये एक अच्छा माइंडसेट है। और देखा जाए तो माइक हेसन उसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की टीम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस माइंडसेट के साथ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को चलाते रहे हैं। और उसी तरह की कुछ जो बॉडी लैंग्वेज है या जो बातें हैं वो सलमान अली आगा की भी नजर आती हैं कि वो भी उस चीज से एग्री करते हैं जो पाकिस्तान की टीम का एक खेलने का अंदाज है, उसको बदला जाए और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आई जाए। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। अहमद सईद साहब ने कहा कि सलमान अली आगा चेयरमैन पीसीबी के यस मैन लगते हैं, तो चेयरमैन पीसीबी का नो मैन आया कब था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और अगर कोई नो मैन होगा तो उसको क्या टिकने दिया जाएगा। तो आई थिंक बाबर आजम हो या बाकी सारे हो, हमने जो जितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लोएस्ट देखा है, उसके बाद कोई यस मैन आता है या नो मैन आता है। हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एटलीस्ट हमें ये बात, अगर हम तीनों बात करें ना इस हवाले से, तो हम तीनों को कहीं ना कहीं होगा कि सलमान अली आगा की जो ऐसे कैप्टन बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया है, इट वाज क्वाइट बेटर देन बाबर आजम एंड ऑब्वियसली रिजवान एज वेल। ये मेरी एक अपनी सोच, हो सकता है आप लोग भी इससे एग्री करें। तो बाकी पाकिस्तान क्रिकेट का मैं खुद इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हमारा जो असल्ट है वो फॉरेन कंट्रीज के अगेंस्ट फॉरेन कंडीशंस में पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं,
मेरे लिए ये सीरीज जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो यंग प्लेयर्स है वो किस इंटेंट के साथ और माइंडसेट के साथ खेले हैं, तो वो मेरे लिए एक बायसे खुशी है और मेरे लिए काफी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है कि जो यंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अच्छा एमएसआई साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मैं इसमें थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं, मुझे मतलब जो ट्रेडिशनल क्लासिकल मानों में यंग प्लेयर्स होते हैं उनमें से तो कोई ऐसा मुझे लड़का नजर नहीं आया पाकिस्तान की टीम में जो यंग। हसन अली यंग नहीं है, हसन अली कम बैक हो रहा है। साहबजादा यंग नहीं है, साहबजादा का भी कम बैक हो रहा है। यंग प्लेयर एक हसन नवाज था जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपने यंग प्लेयर खिलाना होता तो आप सुफियान मुकीम को चांस देते, आप फैसल अकरम को चांस देते, आप मिरान मुमताज को चांस देते। और जिस तरह की टीम आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टीम दोबारा पाकिस्तान आएगी। इतनी कमज़ोर टीम दोबारा अगर पाकिस्तान आएगी तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को ये हुआ। असल में ये है कि जब हमें बांग्लादेश की टीम भी आके टेस्ट में क्लीन स्वीप कर गई 2 टेस्ट मैचों के सीरीज में, तो जो उर्दू का मुहावरा है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो पाकिस्तान को तो फिर डर लग गया कि अगर हमें खुदा न खास्ता यहाँ पर भी एक क्लीन स्वीप करते हैं, और ये वो फॉर्मेट है जिसको हम ये दावा करते हैं हम कि ये हमारा सबसे बेहतर फॉर्मेट है, जिसको हम सबसे बेहतर खेलते हैं। हालांकि उसमें भी हम पिछले 1.5 सालों में जो 35 T20 खेले उनमें सिर्फ 13 मैचेस ही हम जीतने में कामयाब हुए हैं। तो होना असल में ये चाहिए था कि अगर तो यंग आपने खिलाने थे तो फिर इन लड़कों का चांस देते। लड़के तो सारे वही हैं जो पिछले अरसे से खेलते आ रहे हैं। ये अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से या फिटनेस मसाइल की वजह से टीम से बाहर हुए थे और फिर ये वापस आए हैं, तो उनमें से 1-2 लड़के जो है परफॉर्म कर गए। चलिए अच्छी बात है कि ये परफॉर्म कर गए हैं। साइम अयूब भी अब उस कैटेगरी में नहीं आते कि जिस तरह से आप गो के साइम अभी यंग हैं, कम मैचेस खेले हैं, लेकिन आप उस तरह से ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की टीम आए तो फिर आप साइम को खिला दें। साइम हमारी टीम का प्रॉपर हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, चूंकि आपने यंग की बात की, तो आपको पता है ना पिछले 1.5 साल में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने पावर प्ले में 6 बार 60 या उससे ज्यादा रन बनाए। ये स्टैट्स कह रहे हैं। अहमद कुरैशी साहब, बेहतरी तो आई है डेफिनेटली, और इन्हीं पर हम अगर रिलाई करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। प्लस जब हमने बाबर को टेस्ट सीरीज में ड्रॉप किया तब भी 3 साल के बाद हम कोई सीरीज पाकिस्तान के होम ग्राउंड में जीते, और यही 3 का हिस्सा, यही जो 3 का फिगर है वो T20 में भी है। 3 साल के बाद जब बाबर को ड्रॉप किया T20 में तो हम जनाब ये सीरीज अपनी जीते हैं। तो मेरा ख्याल बाबर आजम जो है वो डेफिनेटली ये स्टैट देख रहे होंगे कि शायद मैं ही वो था। वो अगर आप एक्सप्लेन कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। वो पता नहीं आपकी ये बात देखिए, बिल्कुल बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है, नो डाउट उन्होंने हमें अचीव भी कराया। खासतौर पे इंडिया को अगर अभी तक हमने एक दफा T20 वर्ल्ड कप में हराया है तो उसमें जो उनका क्रेडिट है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देखिए कि बाबर और रिजवान को जिस तरह से कंसिस्टेंट चांसेस मिले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से किसी भी प्लेयर को मिले होंगे माजी में। और जहां तक बात आती है यंग प्लेयर्स की, तो यंग प्लेयर से मुराद अगर आप बाबर आजम और रिजवान के कंपैरिजन में उनका एक्सपीरियंस रखेंगे, चाहे वो हारिस हो, सैम हो या हसन नवाज वगैरह, इवन साहबजादा फरहान हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो ऑब्वियसली बहुत यंग लगेंगे आपको। तो मैंने यंग प्लेयर्स उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। और बहरहाल जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी बात थी। और बांग्लादेश के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक इससे ये एक समझ सकते हैं हम कि एक बेस है, इस पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे जाके मजीद भी इम्प्रूव कर सकती है। मेरे ख्याल में जो स्टैट्स बताते हैं हमें, वो स्टैट्स बिल्कुल क्लियर और कट ये बताते हैं कि हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट रहे बाबर और रिजवान पे, और किस तरह से हम अफेक्ट हुए हैं उन पे डिपेंडेंट रहने की वजह से। सो आई थिंक ये बड़ा एक गट्सी डिसीजन भी था बाबर रिजवान को T20 से बाहर करना, खासतौर पे जब आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4-1 से हारे हो। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पीसीबी शायद खुद भी ये समझ गया है आपके जो एक्चुअल मर्ज है वो क्या है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें पिछले 2.5-3 साल में आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस की वजह से चेयरमैन बदलते रहे, चीफ सिलेक्टर बदलते रहे, सिलेक्शन कमेटीज बदलती रहीं, उसके अलावा आपके कोचिंग स्टाफ वगैरह बदलते रहे। नहीं बदले तो हमने ये प्लेयर नहीं बदले। तो इसका मतलब यह है कि जो सर दर्द का इलाज है वो पाँव पे पट्टी बांध के करता है पिछले 2.5-3 साल। तो अब जाके लगता है कि चलो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ये स्टेप लेना पड़ा, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर स्टेप हुआ।